वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 4 के बारे में। ITR 4 की लाइव फाइलिंग आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे ही ITR 1 2 जून को लाइव हुआ था, आपको मेरे चैनल पे लाइव फाइलिंग वीडियो ITR 1 चाहे वो सैलरीड पर्सन के लिए हो या पेंशनर के लिए हो, मैंने मेरे चैनल पे अवेलेबल करवा दिया था। आज जैसे कि ITR 4 लाइव हुआ है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो यहाँ हम देखने वाले हैं ITR 4 की लाइव फाइलिंग के प्रोसीजर को, जो कि आपके स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अगर आप प्रोफेशन के अंदर है, प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एंड तक देखिए। साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। ITR 1 का लाइव फाइलिंग वीडियो पेंशनर के लिए अगर आपको देखना है, सैलरीड पर्सन के लिए देखना है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट ITR फाइलिंग के वीडियोस जो है आप सभी को मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं ITR 4 को फाइल करने से पहले, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने से पहले जंग के लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ITR 4 को फाइल करने से पहले आपको पूरा यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास गैदर होने चाहिए, ताकि आप इजीली अपने ITR 4 को फाइल कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि आपके पास बनी हुई होनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट, आपके पास आपके टर्नओवर की डिटेल होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो ग्रॉस रिसीट की डिटेल होनी चाहिए, कितनी रिसीट आपको हुई है बैंक के अंदर और कितनी रिसीट हुई है आपको अदर देन बैंक यानी कि कैश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिजम्पटिव इनकम होती है उसके हिसाब से जो बैंक का आपके टैक्सेबिलिटी है, वो आपका प्रॉफिट जो लिया जाता है वो लिया जाता है 6%, और जो आपकी कैश रिसीट है उस पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है 8%। तो इसलिए आपको सबसे पहले ITR 4 को फाइल करने के लिए आपके पास होना चाहिए, आपके पास बनी हुई आपके बिजनेस की बैलेंस शीट, प्रोफेशन की बैलेंस शीट, और आपके पास होनी चाहिए टर्नओवर की डिटेल। उसके बाद होते हैं आपकी रेंटल इनकम। अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो जितनी रेंटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको रिसीव हुई है उसकी डिटेल होनी चाहिए। इंटरेस्ट की डिटेल होनी चाहिए जो आपको सेविंग अकाउंट से मिल रहा है, क्योंकि इसकी छूट मिलती है आपको ATTTA के अंदर। उसके बाद अगर आपने कोई FD, RD, NSE, PPF और MIS करवा रखी है तो इसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये टैक्सेबल होती है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, और साथ में इसकी छूट भी मिलती है हमें ATC, ATTTB के अंदर, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जो कि है फॉर्म 16A, क्योंकि फॉर्म 16A के अंदर जो TDS आपके डिडक्टर ने काट रखा है उसकी डिटेल रहती है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इससे आप रिकंसाइल करेंगे अपने फॉर्म 26AS को, जिसका अब नया फॉर्मेट आ गया है। उस पर भी मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आपके पास डिटेल होनी चाहिए जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, उसके चालान की डिटेल, उसका BSR कोड, चालान वगैरह सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए 26AS, जो कि अपडेटेड होना चाहिए और रिकंसाइल्ड भी होना चाहिए। 1 जून से 26AS का फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जो 26AS के चेंजेस की बात करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद ATC की जो भी डिडक्शंस है उनकी डिटेल होनी चाहिए, जिसमें LIC से लेके हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, इसमें आप होम लोन का स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, जितनी EMI आपने पे की है उसमें कितना पार्ट आपका प्रिंसिपल से रिलेटेड है और कितना इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट की छूट आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगी और प्रिंसिपल की छूट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं ATC के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको डिटेल्स चाहिए वो है ATD के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल, क्योंकि अब इस फाइनेंशियल ईयर से जो असेसमेंट ईयर है ATD के लिए अलग से शेड्यूल बना हुआ है, इसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पे देनी है। उसके बाद ATG के अंदर अगर आपने डोनेशन दिया है, कोविड-19 में PM केयर फंड के अंदर अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो इसमें आपकी डोनेशन की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। साथ में हम सब जानते हैं कोविड-19 की वजह से पूरे देश में जो लॉकडाउन हुआ था
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है 24 मार्च को रिलीफ दी गई थी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, तो उसके बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस करेंगे और जो आपके चैप्टर 6A के डिडक्शन की क्वालिफाई करते हैं कंडीशंस को, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक्टिव रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपके ITR वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो चलिए अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे और वहां पे फाइल करते हैं आपका ITR 4। पहले आपको आना है यहाँ पे इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की वेबसाइट पे। तो ई फाइलिंग की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आधार को लिंक करना है आपको पैन से। ई वेरीफाई आप अपने रिटर्न को करवा सकते हैं अगर आपका आधार लिंक्ड है तो। उसके बाद आप न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में आप देख पा रहे हैं ITR 1 एंड ITR 4 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ई फाइलिंग के लिए आपके पास अवेलेबल है, और इनकी ऑफलाइन यूटिलिटी भी जो है वो भी जल्द ही आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अदर ITR भी आपके पास जल्द ही अवेलेबल होंगे। तो अदर ITRs की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका वीडियो नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ में यहाँ पे आपको जो जाना है ITR फाइल करने के लिए, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आपको डायरेक्टली जाना है लॉगिन हियर के ऑप्शन पे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, उसे रीसेट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं रजिस्टर्ड यूज़र पे और लॉगिन हियर के ऑप्शन पे। देखते हैं आगे के इंटरफेस को। तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र आईडी दिखाई देगा। यूज़र आईडी आपका यहाँ पे पैन नंबर रहेगा, जो पासवर्ड आपने रजिस्टर्ड के टाइम दिया है वो आपका पासवर्ड रहेगा। कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन इस तरह से हम कर लेंगे हमारे डैशबोर्ड पे लॉगिन। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है फाइलिंग ऑफ ITR और दूसरा है व्यू रिटर्न एंड फॉर्म। तो जो आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी फाइल्ड कर चुके हैं, वो सारे रिटर्न आपको इस ऑप्शन में दिखाई देंगे। और इस बार अब हम फाइल कर रहे हैं अपनी ITR को, तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ लाइन में यहाँ पे रहता है आपका पैन नंबर, दूसरी लाइन है आपकी असेसमेंट ईयर की। दूसरी लाइन के अंदर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं 2021, क्योंकि इस असेसमेंट ईयर के लिए हम फाइल करने वाले हैं। अगर आप किसी और असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करने वाले हैं तो आप यहाँ पे जो है रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ITR फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी ITR 4। फाइलिंग टाइप रहेगा हमारा ओरिजिनल, और उसके बाद यहाँ पे हम ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी से XML को अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड XML को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर रही हूँ। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे, कि आपके प्रीफिल्ड ITR के बारे में बताता है कि कौन कौन सी डिटेल जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड होगी। तो इसमें आपका नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपके पैन से प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद आधार एड्रेस से प्रीफिल्ड होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपकी प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद टैक्स पेमेंट, TDS और TCS, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे ड्रैग किया जाएगा 26AS से। जो आपकी सैलरी की इनकम है वो भी आपकी यहाँ पे इसमें इस रिटर्न में प्रीफिल्ड आएगी, और ये ली जाएगी 26Q जो आपका डिडक्टर फाइल करेगा उसके एनेक्शर 2 से। और आपको ये डिटेल मैच करवानी है अपने फॉर्म 16 से। आई होप जो आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड को देख के जो है अपने पास रख लिया होगा। उसके बाद आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपने लास्ट रिटर्न के अंदर जो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपने लिया था वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, और वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीफिल्ड आएगा, उसे चाहे तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आएगा आपका 26AS से, जो आपका TDS कटा हुआ होगा, आपकी रेंटल इनकम। तो ये भी आपको यहाँ पे मैच करवानी है अपनी टोटल रेंटल रिसीट से। उसके बाद अगर आपका टर्म डिपॉजिट पे TDS डिडक्ट हो रखा है तो वो आपका 26AS से जो इंटरेस्ट इनकम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट की डिटेल जो कि आपको इनकम टैक्स
रिफंड पे रिसीव हुआ है उसकी भी डिटेल आपकी 26AS से लेके ली जाएगी और वो आपकी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, प्रीफिल्ड होगी। उसके बाद टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो कि आपके एनेक्स 224Q यानी कि फॉर्म 16 से आपको ये मैच करवानी है। उसके बाद बैंक का डिटेल, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल जो है प्रीफिल्ड अकाउंट की डिटेल आपकी आएगी और उस पर आपको टिक करना है। प्री वैलिडेट जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आपका ITR के अंदर आ जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर, यानी कि आप खुद के पैन के लिए कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन के अंदर सेल्फ डालना है, दूसरी कैपेसिटी के अंदर करने हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर जो है आपको लॉग करके पैन के अंदर वो डिटेल आपकी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है जैसे ही आप इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्री वैलिडेट करवाने के बाद एक कंसेंट ली जाएगी। जो आपका प्रीफिल्ड डेटा है उसको आप एग्री कर रहे हैं प्रीफिल्ड डेटा के लिए और आपने जो नेसेसरी चेंज किया है वो भी आपका यहाँ पे हो गया है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ऑनलाइन प्रीफिल्ड डेटा है और ऑफलाइन अगर आप XML अपलोड करते हैं तो उसमें आपको सारा ITR 4 को फाइल करने से पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ITR 4 असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर कौन कौन से पर्सन आपके फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, HUF फाइल कर सकते हैं, फर्म्स फाइल कर सकती है ITR 4 को। लेकिन यहाँ पे अगर LLP है यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप यहाँ पे जो है ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो आप होनी चाहिए रेजिडेंट और आपकी इनकम जो होनी चाहिए यहाँ पे अप टू 50 लाख, उससे ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे ITR 4 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ में इनकम के अंदर जो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है वो आपकी कंप्यूट होनी चाहिए सेक्शन 44 AD, ADA और आपका AE के अंदर। तो ये तीनों सेक्शन आपकी बात करती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यानी कि इस सेक्शन के अंदर नोटिफाइड आपका परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपका माना जाएगा कि इतना आपके बिजनेस ने अर्न तो किया ही है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट पे आपका जो है टैक्स एप्लीकेबल रेट के हिसाब से आपका लगेगा। साथ में यहाँ पे ये और कंडीशन है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने यहाँ पे डायरेक्टरशिप ले रखी है किसी कंपनी की तो आप यहाँ पे ITR 4 नहीं फाइल कर पाएंगे। साथ में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे ITR 4 नहीं फाइल कर पाएंगे। उसके बाद आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, बैक बटन यूज नहीं करना है, इंडियन रुपी के अंदर सारी अमाउंट डालनी है, डेट जो होनी चाहिए वो आपकी DD, MM, YY फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, जो ग्रे एरिया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, फिल आउट रहेगा वो आपको फिल नहीं करना है, ऑटो फिल रहेगा और एडिट भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम जो है वो आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहना है, क्योंकि आपकी जो लॉग आउट की मिनट है वो यहाँ पे 45 मिनट है। अगर आप कोई डेटा सेव नहीं करते हैं, सेव एज ड्राफ्ट नहीं करते हैं तो आपका डेटा जो है अनसेव हो जाएगा और जैसे ही लॉग आउट होगा तो आपको एक बार फिर से लॉग इन करके जो है डेटा को सेव करना होगा। ITR 4 को कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है, चेक करना है एक बार फिर से और फिर आपको यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। और ये जो सेव ड्राफ्ट है वो आपका 30 दिन तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ITR के अंदर आप रो ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वेरीफाई करवाना है आपको अपना रिटर्न सबमिट करने के बाद। अब हम चलते हैं हमारे जनरल इंफॉर्मेशन के टैब पे, जो पे स्टार्ट करेंगे फाइलिंग स्टेटस के A19 कॉलम से, क्योंकि A18 तक जो भी आपकी डिटेल रहेगी वो आपकी पर्सन स्पेसिफिक डिटेल है और इसमें आपका नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस मेंशन होता है। एड्रेस को आप एडिट कर सकते हैं, बाकी डिटेल आप यहाँ पे जो है नॉन एडिटेबल है और आपकी यहाँ पे प्रीफिल्ड आती है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। कौन से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप यहाँ पे फॉल करते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर है, अदर्स है या नॉट एप्लीकेबल। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपका
यहाँ पे रिटर्न जो है वो फाइल हो रहा है अंडर सेक्शन 139(1), क्योंकि ये रिटर्न जो आप फाइल करेंगे 30 नवंबर से पहले ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है, 30 नवंबर कर दी गई है, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 139(1) आ रहा है, इसे आप रहने दीजिए, चेंज ना कीजिए। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेक्शन 139(4) का, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। बाकी अदर ऑप्शन में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। फिर यहाँ पे आपको 7th प्रोविजो की डिटेल डालनी है कि 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेक्शन 139(1) के अंदर अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यस और नो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यस और नो, अगर आपके एप्लीकेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे जो है नो सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ पे यस कब होगा सेलेक्ट, अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपने करंट अकाउंट, एक या ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवाया है, या आपने कोई एक्सपेंस किया है फॉरेन ट्रैवल पे और वो है 2 लाख से ऊपर, चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और पर्सन के लिए हो, और यहाँ पे आपने अगर एक्सपेंस किया है इलेक्ट्रिसिटी पे और वो है 1 लाख से ज्यादा, तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी जो भी सेक्शन आप पे एप्लीकेबल है उसमें यस और उसके अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद अगर आपका रिटर्न रिवाइज्ड होता है तो आप यहाँ पे जो है रिवाइज्ड के अंदर टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न जो है वो कौन सी कैपेसिटी के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने खुद को के लिए फाइल कर रहे हैं या आप किसी और के लिए फाइल कर रहे हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे फिर जो है ये नीचे का सेक्शन A23 का सेक्शन जो है ग्रे हो जाएगा। मैं यहाँ पे इनकम डिटेल्स की बात करूं तो सबसे पहले है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर सबसे पहले आपको इनकम की जो डिटेल देनी है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की। तो इसको आप फाइल करेंगे शेड्यूल बीपी के अंदर और उसकी जो डिटेल रहेगी वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्रॉस सैलरी यानी कि सैलरी हेड की इनकम जो है उसकी डिटेल देनी है। तो सैलरी हेड की अगर मैं बात करूं तो सैलरी हेड पे मैं इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि आपके सैलरीड पर्सन को ITR फाइल करना है उसमें डिटेल में बात कर चुकी हूँ। आपको सैलरी की इनकम कैसे डालनी है आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और ताकि आपको जो है पूरी बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल पाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया है तो मैं सैलरी हेड पे डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ। हैं हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या डीम टू बी लेट आउट है। तो मैं यहाँ पे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करती हूँ तो ये सारे एरिया आपके ग्रे हो जाएंगे, इनमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी कि होम लोन जो आपने ले रखा है उस पर जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख तक यहाँ पे जो है आप डिडक्शन और इसकी छूट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा अगर आपको क्लेम करना है तो आपको ITR 3 और ITR 5 फाइल करना है। और फिर अगर आप यहाँ पे लेट आउट डालते हैं तो लेट आउट केस में आपका जो भी आपका रेंटल रहेगा उसकी डिटेल डालनी है, 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। और जो टैक्स पे किया है आपने लोकल अथॉरिटी को, म्यूनसिपैलिटी को, वो आपका डिटेल आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई एनरोलाइज रेंट रिसीव हो रहा है तो उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेने के बाद आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया है इंटरेस्ट पे वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका करंट ईयर के अंदर लॉस 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो आप उसे जो है सेट ऑफ करने के लिए आपको ITR 3 ITR 5 जो है फाइल करना है। उसके बाद यहाँ पे B4 जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करता है, इसमें आपको कोई भी कौन कौन सी डिटेल जो भी इनकम है वो सारी डिटेल अदर इनकम हेड्स के अंदर जो नहीं आई है इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है, इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें सबसे पहले है आपके सेविंग बैंक
इंटरेस्ट की डिटेल। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेविंग बैंक को सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट सेक्शन के अंदर अमाउंट को डालेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डिपॉजिट करवा रखी है बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के साथ, उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो फॉर्म 16A से रिकंसाइल करवा के 26AS से इंफॉर्मेशन गैदर करके और फिर आप यहाँ पे रिकंसिलेशन के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें इंटरेस्ट की डिटेल डालेंगे। अगर आपको कोई रिफंड मिला है, इनकम टैक्स रिफंड, उसकी डिटेल आपको 26A से भी मिल जाएगी, उसमें आपको इंटरेस्ट जो मिलता है उसकी डिटेल आप यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करके डालेंगे। उसके बाद पेंशन, जो कि आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, तो इसमें आप फैमिली पेंशन को सेलेक्ट करेंगे, फैमिली पेंशन की डिटेल डालेंगे। लेकिन यहाँ पे फैमिली पेंशन के लिए आपको ध्यान रखने की बात है कि आपको सेक्शन 57(11)(a) की छूट मिलती है, जो कि आपको मिलती है 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में जो भी कम रहेगा वहां पे आपको 57(11)(a) की डिडक्शन फैमिली पेंशन के लिए मिल जाएगी। एनी अदर अगर आपकी कोई भी इनकम है, जैसे ट्यूशन फीस की इनकम हो गई या कोई जॉब वर्क इनकम है, तो आप यहाँ पे जो है एनी अदर इनकम में सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको फैमिली पेंशन के अंदर बताया, तो यहाँ पे आप सेक्शन 57(11)(a) की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो फैमिली पेंशन के लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। और इस तरह से आपके सारे हेड ऑफ इनकम को टोटल करने के बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद आपको डालनी है चैप्टर 6A की डिडक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यस, और इसे आप जब सेलेक्ट करेंगे यस, तो आपको भरना है शेड्यूल DI। तो शेड्यूल DI में उसकी डिटेल डालनी है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, डिपॉजिट किया है या पेमेंट किया है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट नहीं किया है तो आप इसे नो सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ये एडिशनल बेनिफिट लॉकडाउन के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। उसके बाद आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 80C से लेके 80U तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है उसकी सारी डिटेल डालनी है। 80D का कॉलम आपको यहाँ पे ग्रे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके लिए आपको 80D का शेड्यूल भरना है अलग से, जो कि 80D शेड्यूल है, उसकी डिटेल डालनी है। 80DD के अंदर आपको काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस बार के रिटर्न्स के अंदर मांगी गई है, जिसमें आपको कैटेगरी दी गई है कि डिपेंडेंट पर्सन है, विद डिसेबिलिटी और सिवियर डिसेबिलिटी। तो इन सारी डिटेल्स को आपको देना है। 80E, 80EEA, इन सब पे डिटेल में वीडियो जो है सेपरेट सेक्शन के अंदर बना हुआ है। इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको जो है डिडक्शंस डालने में, कैसे क्लेम करना है, आपको दिक्कत ना। इन सारी डिडक्शंस के बाद आपकी टोटल इनकम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। टैक्स पेएबल जो बनता है वो सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इंडिविजुअल के केस में 87A की रिबेट है, अप टू 5 लाख तक की इनकम पे आपकी रिबेट है, आप उसे भी क्लेम कर सकते हैं। सेस यहाँ पे 4% ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। रिलीफ है अगर आपकी 10E की, तो वो यहाँ पे ईयर ऑफ सैलरी की केस में आप यहाँ पे रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। और इंटरेस्ट आपका जब एप्लीकेबल होगा, जब आपका एडवांस टैक्स या आप लेट फाइलिंग करते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट और फी, लेट फी लगेगी वो आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड रहेगी। अब हम चलते हैं शेड्यूल B पे और वहां पे देखते हैं आपको कौन कौन सी डिटेल डालनी है। शेड्यूल B की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम, जो कि सबसे पहले सेक्शन आता है 44AD। तो AD अगर आप पे एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है बिजनेस कोड। तो बिजनेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिजनेस कोड हैं, तो जिस कोड के अंदर आप फॉल करते हैं आप यहाँ पे उस कोड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, और यहाँ पे उसको डालने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल देनी है ग्रॉस टोटल, जो आपका टर्नओवर है उसकी डिटेल देनी है, ग्रॉस रिसीट, लेकिन उसको बाइफर्केट करना है। अब बाइफर्केट किस में करना है कि अगर आपको ये रिसीव जो हो रही है रिसीट, वो सारी अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम से, यानी कि अगर आपको बैंक के थ्रू रिसीव हो रही है तो उसकी डिटेल बैंक
की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, जो आपको रिसीट रिसीव हो रही है उनकी टोटल डिटेल, और उसके बाद अदर मोड यानी कि कैश के अंदर अगर आपको जो भी रिसीव हो रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। 44AD की फिर जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 44AD के अकॉर्डिंग आपका 6% और प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है वो डिटेल विच एवर इज हायर आपको यहाँ पे डाल देनी है, अगर आपका प्रॉफिट जो है 6% से ज़्यादा आ रहा है जो रिसीव आपने किया है बैंक के अंदर। और उसके बाद है 8%, यानी कि जो कैश के अंदर रिसीव किया है उस पर आपका 8% का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है दोनों में से जो भी हायर है वो आपको यहाँ पे डालना है। और इस ITR के थ्रू आपको जो परसेंटेज है ग्रॉस रिसीट का, अगर उस परसेंटेज से कम आप प्रॉफिट यहाँ पे दिखाना चाहते हैं यानी कि 6% और 8% से कम, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवानी है सेक्शन 44AB के अंदर। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की, वो है सेक्शन 44ADA के अंदर। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिजनेस डालना है, बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है जैसे हमने सेलेक्ट किया था बिजनेस के लिए, और डिस्क्रिप्शन डालना है। बिजनेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे बिजनेस कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो ग्रॉस रिसीट आपको यहाँ पे रिसीव हो रही है उसकी डिटेल डालनी है, और 44ADA के अंदर जो आपका 50% की लिमिट है, इस ग्रॉस रिसीट का 50% आपका प्रॉफिट माना जाएगा, और आपके जो अमाउंट है आपने अर्न की है, एक्चुअल अमाउंट अर्न विच एवर इज हायर रहता है वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। तो दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो डिटेल आपको डालनी है। लेकिन अगर आप 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट से कम इनकम दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 44AB के अकॉर्डिंग जो है ITR को फाइल करना है, टैक्स ऑडिट भी करवानी है। फिर आती है आपकी 44AE के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम। यहाँ पे भी आपको नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बिजनेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसपोर्ट को लैंड कर रहे हैं और यहाँ पे आपका फ्रेट ट्रांसपोर्ट रोड से है, फॉरवर्डिंग चार्जेस है, कार्गो हैंडलिंग है, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को दे रहे हैं तो उसमें आपको बिजनेस कोड उसी के रिस्पेक्ट में सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल देनी है, गुड्स कैरेज के रजिस्ट्रेशन नंबर की, RC की डिटेल देनी है। उसके बाद ओन किससे कर रखा है, ओन है, लीज्ड है, हायर्ड है, टनेज यहाँ पे देना है आपको कितना मेट्रिक टन है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने आपने ओन किया, हायर्ड हुआ, और फिर आपका प्रिजम्पटिव इनकम जो कि 7,500 पर मंथ रहेगा। और यहाँ पे अगर आपका 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो 1,000 रुपये पर टन यहाँ पे रहेगा, और जो एक्चुअल आपको रिसीव हुआ है इन दोनों में से जो भी हायर रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे इस तरह से जो है आपकी बिजनेस इनकम जो है कैलकुलेट हो जाएगी। सैलरी इंटरेस्ट अगर आपने रिसीव किया है, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर है तो आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, पे किया है, पार्टनर्स को पे किया है, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए एप्लीकेबल है, अदर यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 44AE के अंदर जो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी, और इस तरह से आपकी जो है बिजनेस इनकम आपको डाल देनी है। साथ में यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है आपकी GST नंबर की, और यहाँ पे जो एनुअल टर्नओवर आपका आउटवर्ड सप्लाई है GSTR 1 के सारी टोटल्स का आपको यहाँ पे टोटल आउटवर्ड सप्लाईज की टोटल करके आपको यहाँ पे GST नंबर वाइज डिटेल्स डालनी है। फिर इस तरह से आपका टोटल अमाउंट ग्रॉस रिसीट यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बिजनेस की बैलेंस शीट भी डालनी है, जिसमें कैपिटल अकाउंट से लेके आपका जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, उन सारी डिटेल को डालना है। और यहाँ पे जो है E15, E19 और E20 और 22 आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तब भी आपको इन डिटेल्स को डालना है। तो E15 के अंदर आपकी सन्ड्री क्रेडिटर की डिटेल है, E19 के अंदर आपकी इन्वेंट्री की डिटेल है, E20 के अंदर आपकी आती है सन्ड्री डेटर की डिटेल, और E22 के अंदर कैश इन हैंड की डिटेल। तो ये 4 डिटेल डालना आपका मैंडेटरी है, अदरवाइज आप अपने रिटर्न को सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो टैक्स डिटेल का ये कॉलम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने 26 AS का आपका पूरा डेटा रिफ्रेश करके,
और 26 AS का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर हो जाएगा। आपको सिर्फ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है, 26 AS का सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपका फॉर्म 16 की वजह से जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, सैलरी पे जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आप फॉर्म 16 से यहाँ पे रिकनसाइल करवा के 26 AS का जो डेटा पॉपुलेट हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है आप उसमें दे सकते हैं। अगर पॉपुलेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड करके ऑप्शन को डाल सकते हैं। उसके बाद आपका 16A यानी कि अदर इनकम पे जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। टैक्स डिडक्ट कलेक्ट हुआ है आपका 16C के अंदर, टैक्स कलेक्ट हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो भी डिटेल है आपका वो सारा डिटेल आपका इस टैक्स डिटेल के सेक्शन के अंदर आ जाएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के टैब से पहले हम यहाँ पे शेड्यूल DI को देख लेते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2020 तक उन सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे भरना है। 80C से लेके 80GGC तक जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उन सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे देना है। डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। साथ में यहाँ पे जितना एलिजिबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे डिटेल देनी है कि आप यहाँ पे आपकी फैमिली के अंदर कोई सीनियर सिटीजन है, यस और नो उसमें आपको सेलेक्ट करना है, और नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली ये सारी डिटेल आपको देनी है। 80D की सारी डिटेल्स को आपको देना है। सेल्फ, फैमिली, हेल्थ इंश्योरेंस इसकी डिटेल देनी है। अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आपको यस नो यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। तो इस तरह से आपको सारी की सारी डिटेल जो है देनी है। हेल्थ इंश्योरेंस 80D पे मैं ऑलरेडी डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको 80D की सेक्शन के अंदर जो जो डिटेल डालनी है इस टैब के अंदर वो आपको इजीली समझ में आ सके। अब हम चलते हैं 80G पे। जी की टैब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है डोनेशन की, जिसमें नेम ऑफ डोनी रहेगा, जो एड्रेस है, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी डिटेल आपकी डोनेशन की रहेगी, चाहे वो 100% डिडक्शन में हो या 50% डिडक्शन पे हो, विद लिमिट हो, विदाउट लिमिट हो, तो ये सारी डिडक्शंस की डिटेल आपको 80G के इस कॉलम के अंदर डालनी है। अब हम बात करते हैं टैक्स पेड और वेरिफिकेशन की, क्योंकि हमने बाकी सारे टैब्स को फिल कर लिया है। अब हम आते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे टैक्स पेड जितना आपने किया है उसकी डिटेल डाल देंगे और उसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करवाते हैं हम लास्ट एंड फाइनल टैब जो कि है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको D13 से लेके D16 तक का फिगर जो है ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगा यहाँ पे टैक्स डिटेल के टैब से, अगर आपने इस डिटेल को फिल कर दिया है। उसके बाद आपका आता है अमाउंट पेएबल, टोटल टैक्स पेड, यहाँ पे इन चारों का टोटल रहेगा। अमाउंट पेएबल अगर आपका यहाँ पे जो है टैक्स पेएबिलिटी जितनी बनती है और जितना आपने टैक्स पे किया है वो अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें आपका टैक्स पेएबल बनता है, तो इसको आपको पे करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में। उसके बाद यहाँ पे रिफ़ंड अगर आपका बनता है तो उसके लिए आपको डिटेल्स डालनी है बैंक की जिसमें आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं। उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी रिसीव हो रही है। एग्जेम्प्टेड इनकम पे मैं डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम है, कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम आपको यहाँ पे शो करवानी है। उसके बाद बैंक डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैंक डिटेल के अंदर कौन सा बैंक है आपका, उसका IFSC कोड डालना है, नेम ऑफ द बैंक डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसमें आप रिफंड जो है मिनिमम आपको एक अकाउंट तो डालना ही डालना है। मैक्सिमम आप चाहे जितने अकाउंट है उतने सारे अकाउंट डाल सकते हैं, लेकिन जिस अकाउंट के अंदर आपको रिफंड चाहिए उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर आपका नेम, फादर्स नेम, आपका पैन नंबर और कौन सी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर आप फाइल कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको डालनी है। और फिर आपका प्लेस आ जाएगा और फिर आपका जो है डेट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि आप कौन से वेरिफिकेशन ऑप्शन से अपना रिटर्न जो है
वेरीफाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने रिटर्न को 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हाथों हाथ ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं, चाहे आप प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट से करवाओ, डीमैट से करवाओ, डीएससी है उससे करवाओ या आधार से करवाओ, तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली भेजना चाहते हैं सीपीसी बेंगलोर को तो इस एड्रेस पे 120 दिन के अंदर आपको भेजना होगा जिस दिन आप फाइल करते हैं। साथ में आपको ITR-V जो है, जो कि ITR एक्नॉलेजमेंट है, उसका फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है। अब आपको ITR-V मिलेगा जब आप अपना रिटर्न वेरीफाई करवा देंगे, उससे पहले सिर्फ ऑफ फाइलिंग के आपकी रिसीट मिलेगी। तो आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ITR जो है पैन जो है लिंक करवा लीजिए आधार से और फिर अपना जो है ITR फाइल कर दीजिए आधार OTP के साथ। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में प्रीव्यू करना है एंड प्रीव्यू करने के बाद रिटर्न को सबमिट करना है। फिर जो ऑप्शन आपने वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपने रिटर्न को जो है वेरीफाई करवा दीजिए। तो इस तरह से आप अपना ITR-4 जो है वो फाइल कर पाएंगे। आशा है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आप अपना ITR-4 जो है वो फाइल कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।